हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी। और मैं तुम्हारी सुकांतो सर। तो आज मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर किन चीज़ों से अपने को बचा के रखें, किन चीज़ों से ऐसा क्या ना करें कि तुम्हारा आंसर भी अच्छे से हो, मार्क्स भी ज़्यादा मिले। तो पहला कि जब पेपर मिले, जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो तुम्हें पेपर मिलेगा। पेपर मिलते ही उसको देखने मत लग जाना, ठीक है। मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ कि वो पेपर मिलते ऐसे उल्टा उल्टा के देखने लगता है। जब पेपर को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हारा ये किसी का अलग हो सकता है, और मैं इससे एक्सपीरियंस भी हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ भी था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो जब भी पेपर मिलता है तो पेपर मिलने के बाद ही ज़्यादातर बच्चा क्या करता है, पेपर को ऐसे उल्टा उल्टा के देखने लगता है। जब देखने लगता है तब अगर ऐसा कोई सवाल देख लिया जिसका आंसर नहीं पता, या पढ़ा था, सिर्फ एक बार ही पढ़ा था, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उस सवाल के लिए बच्चा लोग क्या करता है, उसके बारे में सोचने लगता है, काश ये मैं पढ़ लिया होता, काश ये अच्छे से पढ़ लिया होता तो ज़्यादा आंसर कर पाता। तो उस चक्कर में क्या होता है, बाकी जो आंसर जो अच्छे से पता है वो भी भूलने लगता है। तो तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। जब भी पेपर दे, पेपर को ऐसे उल्टा के रखो। जब बेल मारे, जब तुम्हें लिखने के वक्त आ जाए, तब उसको पेपर को आराम से खोल के एक एक करके जो आता है वो उससे लिखते जाओ। क्योंकि देखो, जब पहले 5 मिनट मिलता है, 5 मिनट्स मिलता है, उस 5 मिनट्स में अगर देखोगे तो तुम्हारा एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, जो तुम्हें नहीं आता वो देखने से थोड़ी ना तुम्हें याद आ जाएगा, याद तो नहीं आने वाला है, वो वैसे ही तुम नहीं कर पाओगे। तो देख के अपना ऐसे दिमाग को ख़राब मत करना। जैसे दिमाग थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा सोचोगे ज़्यादा, तो उस चक्कर में तुम्हारा जो आंसर आता है वो भी भूल जाओगे। तो ऐसे बिल्कुल मत करना। आराम से जब बेल बजाए तो पेपर को खोल के जो आता है उससे आंसर लिखने शुरू करना। और दूसरा, हो सके तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छा कर लेना, और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। तो चलो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हें शादी करना है एक लड़की से। देखो, शादी का नाम सुनते ही लंडो का खुशी के मारे पागल हो गया। तो तुम्हें एक लड़की से शादी करना है। ऑप्शन तुम्हारे है 4, ठीक है, 4 ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन क्या है, एक लड़की है काली, एकदम काली मोटी, और बाल भी इतना ठीक नहीं, कपड़ा वपड़ा भी गंदा कपड़ा वपड़ा पहन का है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, काली मोटी सी लड़की है लेकिन बाल ठीक है, कपड़ा वपड़ा भी ठीक है, तो वो ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा, लड़की अच्छा है, एवरेज है, ठीक ठाक बोल सकते हो, और लेकिन अंधी है, देख नहीं सकता। चौथा क्या है, चौथा है तुम्हारे पास ऑप्शन है अप्सरा दिखने वाली लड़की, एकदम फुलझड़ी, फुलझड़ी जैसा एकदम खूबसूरत लड़की, और बाल भी ठीक है, और कपड़ा वपड़ा भी ठीक है, एकदम अच्छा ही है, बहुत सास दस के आया है, बाल बना के आया है। तो अब इन चारों में से ना तुम इन चारों में जो लड़के हैं, इनको ना कभी पहले तुमने देखा, ना तुमने इनका नाम पता है, ना तुम्हें इसका दिल के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है। कुछ लंडा तो ऐसे सोचने लगेगा, इन चारों में से जिसका दिल अच्छा है मैं उससे शादी करूँगा। भाई बेवकूफ़, तुम्हें दिल विल के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने फास्ट देखा उनको, तो तुम इन चारों में से कौन सा लड़की चुनोगे? ऑब्वियसली लड़की, वो जो चौथा लड़की अप्सरा दिखने वाली, उस लड़की को चुनोगे, है ना। उसको क्यों चुना? क्योंकि तुम्हें फर्स्ट इम्प्रेशन में उसको अच्छा लगा। उसी तरह जो तुम जो कॉपी लिखते हो, तुम्हारा जो कॉपी होता है, जब वो कॉपी किसी टीचर के पास जाता है तो उस टीचर को ना तुम्हारा नाम पता होता है, ना तुम्हारा फ़ोटो उसके पास है। तो तुम्हारे उस टीचर के पास तुम्हारा क्या है, सिर्फ एक कॉपी है, ठीक है। उस कॉपी में तुमने जो लिखा उसके ऊपर ही वो मार्क्स देता है। तो
तो तुमने जैसे लिखा, जैसे रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर ही मार्क्स मिलेगा। अच्छे से लिखा होगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी हैंड राइटिंग ओवर राइटिंग मत करना और काटना मत। और हो सके अगर तुम्हारा ऑप्शन है, जैसे ब्लू पेन से लिख सकते हो, ज़्यादा ब्लू पेन यूज़ करने की कोशिश करना। ब्लैक पेन से लिखने से गंदा लगता है, ब्लू पेन से यूज़ करोगे तो पेपर, वाइट पेपर में ब्लू पेपर अच्छा दिखता है और इसी वजह से हैंड राइटिंग भी अच्छा लगने लगता है। और जिसका हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ख़राब है वो तो अच्छा नहीं कर सकते, हो सके तो अच्छा करना, लेकिन ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना। काटना है तो सीधे तरीके का काटना। जैसे मान लो मेरा नाम है सुकांतो दास, तो अगर काटना है तुम्हें सिर्फ ऐसे नहीं, जैसे तुम लोग ऐसे काटते हो, ऐसे बिल्कुल मत काटना, ये बहुत गंदा तरीका है, इससे ऐसे मत काटना। जस्ट ऐसे एक लाइन देकर काट देना, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। ऐसे करोगे ना तो जो टीचर कॉपी चेक करता है उनको भी गुस्सा आ जाता है और तुम्हारा कॉपी भी गंदा लगता है। जैसे मैंने बोला, उन चारों लड़की में से तुम्हारा नज़र किस पर पड़ा, उस अप्सरा जैसे लड़की वाली परी। उसी तरह जो भी टीचर कॉपी चेक करता है, ज़्यादातर जो अच्छा कॉपी है वो उसको पहले चेक करता है। जब मूड ख़राब होता है ना, तभी वो ज़्यादातर कॉपी चेक करता है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जो हैंड राइटिंग अच्छा है मैं पहले उसको चेक कर लेता हूँ। और जितना मुझे पता है, कुछ टीचर होंगे लेकिन ज़्यादातर टीचर ऐसे करता है, जो हैंड राइटिंग अच्छे वो पहले चेक कर लेता है। तो इसीलिए तुम ये काम कर सकते हो, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना, ऐसे कटना और ऐसे गंदे तरीके से मत कटना, ऐसे काट देना अगर कभी कटना पड़े तो। दूसरा, जब भी कोई आंसर लिखोगे, एक आंसर लिखने के बाद जब दूसरा आंसर लिखोगे, तो दूसरा आंसर जब लिखोगे, एक आंसर खत्म हुआ तो दूसरा आंसर जब लिखोगे, बीच में थोड़ा सा स्पेस देना। स्पेस देके तीसरा आंसर लिखना, फिर स्पेस देके थोड़ा नेक्स्ट आंसर लिखना, क्योंकि बीच में एक स्पेस दे सकते हो। अगर हो सके तो पेंसिल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, एक आंसर हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर दे, फिर दूसरा आंसर लिखा, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, जैसे तुम लोग आंसर लिखते हो, आंसर जब लिखोगे पूरा आंसर के जब लिखोगे क्वेश्चन का डिटेल्स में लिखना। जैसे क्वेश्चन टू द आंसर नाउ 1A, ए मान लो ये रोमान 1 है, कैपिटल 1A का रोमान 1। तुम लोग क्या करते हो, आंसर ए नीचे 1, फिर ऐसे रोमान 1, रोमान 2, रोमान 3 ऐसे लिखते हो। ये बिल्कुल मत करना, ये बहुत गंदा तरीका है ऐसे लिखना। क्योंकि जब भी क्योंकि तुम्हारा इस तरह लिखने के लिए जो भी टीचर चेक करता है उसको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर चेक करना पड़ता है। जब क्वेश्चन पेपर चेक करना पड़ता है तो उससे गुस्सा आ जाता है तो इसीलिए तुम ऐसे लिखना। एक दूसरा क्या है, दूसरा कोई भी, जैसे मान लो किसी का आंसर है 2, तो डायरेक्ट 2 मत लिख देना, उसको पूरा सेंटेंस लिखने के बाद 2 लिखना। जैसे किसी का आंसर होता है इंक्रीजिंग, किसी का आंसर होता है डिक्रीजिंग, डायरेक्ट इंक्रीजिंग डायरेक्ट डिक्रीजिंग गलती से भी मत लिखना मेरे भाई। वो पूरा आंसर मतलब पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद साइंस वालों के लिए बोल रहा हूँ। साइंस वालों, तुम लोग ज़्यादातर मेरा जो साइंस का बच्चा है उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। जैसे पहला 8 जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, तो वो आंसर तुम बाद में आंसर करना। क्यों? क्योंकि जो पहला 8 क्वेश्चन है ना, वो बहुत टफ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो जब उसको करने जाओगे ना, तुम्हारा आधा से ज़्यादा वक्त उसमें चला जाएगा और बाकी आंसर करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो क्या करना, जैसे 2 मार्क्स का शुरू होता है 2 नंबर से, पहला 8 मार्क्स होता है, फिर 10 सवाल होता है 20 मार्क्स का, फिर 9 सवाल होता है 3 मार्क्स का, फिर 5 सवाल होता है 3 सवाल होता है 15, एक सवाल का 5 मार्क्स का, मतलब 15, 20 में 3 मार्क्स का 9 सवाल है 27, फिर इसमें 20 और फिर इसमें 8 है। तो जो पहला 8 है वो सबसे लास्ट में करना। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने जब 2 नंबर से आंसर कर लिया, मतलब सेकेंड से पहला 8 क्वेश्चन छोड़ के तुमने जब आंसर कर लिया, सब हो गया, तो लास्ट में क्यों करोगे? इससे तुम्हारा टाइम भी कंज्यूम कम होगा। और दूसरा एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है, टीचर हो के बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ मैं, जो
जैसे तुमने लिखा, फिर बाकी लोग तो क्या करेगा, बाकी लोग पहले की 8 पहला 8 सवाल कर लेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने 2 मार्क्स के बाद का आंसर कर लिया तो पहला जो 8 है अगल बगल के सामने पीछे से किसी से पूछ लेना भाई, उसमें क्या जो तुम्हें आता है इसीलिए लिख लेना, और जो नहीं आता है ये सामने आजू बाजू चारों तरफ देख के पूछ लेना। अगर उन लोगों ने लिखा होगा तो जस्ट आंसर उसको उसमें बैठा देना, इतना ही होता है। तो ऐसे एग्ज़ाम देना है, और कभी भी ऐसे मत सोचना कि मेरा एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया, मैं दूसरा एग्ज़ाम नहीं दूंगा, इस बार ड्रॉप दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, पूरा एग्ज़ाम देना। और ऐसे कभी उदास मत होना, जैसे कि मुझे इस बार मैंने सोचा था कि केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में या मैथ्स में या बायो में लेटर मार्क्स लाऊंगा, किसी कारण के लिए क्वेश्चन पेपर टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता तो अगर क्वेश्चन पेपर टफ हो गया तो तुम्हें अगर ऐसा लगा कि मुझे 85% मिला था, बहुत मैंने मेहनत किया था, सर ने भी मुझे मोटिवेट किया था कि तुम्हें तो 80% मिलेगा। आर्ट्स वालों तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो जैसे इस सब्जेक्ट में मुझे 85-90 मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसके वजह से एग्ज़ाम ड्रॉप मत दे देना कि मैं एग्ज़ाम तो नहीं देने वाला नेक्स्ट ईयर, ऐसा मत करना। जो इस बार एक ही दम में जो मिलता है ना, नेक्स्ट ईयर तुम्हें क्या पता उससे भी कम मार्क्स मिले, कि नेक्स्ट ईयर क्या पता उससे भी टफ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ड्रॉप देने का ख्याल दिमाग से हटा लो भाई, बिल्कुल ड्रॉप मत देना, पूरा एग्ज़ाम देना, 2 एग्ज़ाम दे के छोड़ मत देना। मैंने बहुत बच्चा देखा है 2 एग्ज़ाम दिया, पहला 2 एग्ज़ाम दिया, फिर तीसरा चौथा एग्ज़ाम दिया ही नहीं, ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। जो पूरा एग्ज़ाम दो, क्या होगा देखा जाएगा, वो तुम्हारा नसीब में जो है वही होगा। बाकी और कहना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारा 85 चाहिए था, तो अगर 65 से नीचे भी मार्क्स में अगर तुमने सोचा था कि मैं तो केमिस्ट्री या फिज़िक्स या मैथ्स या इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या लॉजिक्स या फिलोसफी उसमें 85-90 उठाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश तुम्हें नहीं मिला तो उदास मत होना, नेक्स्ट अच्छे से एग्ज़ाम देना। लास्ट में एक तो मैंने खुद ये 2 लाइन लिखा है, यही बोलना चाहूँगा, अगर सब कुछ आज ही मिल जाए तो कल की क्या ज़रूरत, अगर सब कुछ आज ही मिल जाए तो कल की क्या ज़रूरत, कुछ आज मिलेंगे कुछ कल, इसका नाम ही तो ज़िंदगी है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अच्छे से एग्ज़ाम देना, मोटिवेट रहो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।